हेलो एंड वेलकम बैक टू ट्रिक्स। आज के इस वीडियो में हम लोग लक्षद्वीप के बारे में बात करेंगे। क्या इशू है, क्यों प्रोटेस्ट हो रहे हैं और इसकी हिस्ट्री और बैकग्राउंड क्या है। लक्षद्वीप अरेबियन सी में सिचुएटेड हमारा एक यूनियन टेरिटरी है जो कि ग्रुप ऑफ 36 आइलैंड्स है। इसका नाम 1973 में लक्षद्वीप रखा गया। पहले इसको लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमिनदेवी आइलैंड्स कहते थे। लगभग 78,000 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है और प्रिंसिपल आइलैंड्स क्या हैं, मिनिकॉय और अमिनदेवी। इसमें से 10 आइलैंड्स जो हैं वो इनहैबिटेड हैं, यहाँ पे लोग रहते हैं, और रेस्ट ऑफ द आइलैंड्स अनइनहैबिटेड हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर कावरत्ती है। लक्षद्वीप का मतलब होता है 100,000 आइलैंड्स मलयालम लैंग्वेज में और संस्कृत में भी। ये कोरल आइलैंड्स है, यानी कि कोरल रीफ से बना हुआ आइलैंड है। कोरल्स क्या होते हैं? दे आर एक्चुअली पॉलिप्स जो कि अपना सेल सिक्रीट करते हैं और वो टफ हो जाता है, जिससे धीरे धीरे आगे स्ट्रक्चर बनता है। क्योंकि ये कोरल आइलैंड्स है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, वाइट सैंड बीचेस है, काफ़ी सुंदर जगह है ये। इसीलिए गवर्नमेंट ने इसको एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप करने का डिसीजन लिया है। ये डिसीजन ऐसा नहीं है कि अभी लिया गया है, ये काफ़ी दिनों से इसकी बात चल रही थी कि इसके बीचेस को मालदीव के बीचेस की तरह डेवलप किया जाएगा और वैसा ही टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप किया जाएगा ताकि यहाँ के लोगों को बेहतर लाइवलीहुड मिल सके। क्योंकि 2018 में एक प्लान लेके आया था नीति आयोग, उसके अकॉर्डिंग जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बनेंगे उनमें लोकल्स को प्रायोरिटी दी जाएगी। ये यूनियन टेरिटरी बाकी और यूनियन यूटी की तरह एक एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा चलाई जाती है, जिसको कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। अभी के एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किए गए हैं प्रफुल्ल के पटेल, और उनके बाद से ही ये प्रॉब्लम्स शुरू हुई है। एक सिंगल डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे विथ 10 सब डिविजन्स, और ये केरला हाई कोर्ट के अंडर इसका जुरिसडिक्शन पड़ता है। अगर हम लोग इसकी हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे मुस्लिम मिशनरी एक्टिविटीज़ 7th सेंचुरी में शुरू हुई थी और धीरे धीरे अरब ट्रेडर्स यहाँ पे आए और यहाँ की पॉपुलेशन इस्लाम में कन्वर्ट होती गई। लेकिन ये जो रीजन था वो मोस्टली हिंदू किंग्स के अंडर में रहा। जो केरल के लास्ट किंग थे, किंग पेरुमल, ये भी कहा जाता है, कहानियों में ये है कि उनकी वजह से यहाँ पे सेटलमेंट शुरू हुए। ये जितनी भी कहानियाँ हैं वो कहीं भी रिटर्न नहीं है, इसको कहीं भी प्रूव नहीं किया जा सकता, सारे लोकल ट्रेडिशन और लोगों की कहानियों में ये बताया जाता है। कहा जाता है कि केरल की ही एक प्रिंसेस थी जिन्होंने एक मुस्लिम कन्वर्ट से शादी कर ली थी और एक सेपरेट किंगडम स्टैब्लिश किया था कन्नूर में, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द केरलन ट्रेडिशन ऑफ मैट्रिलिनियल डिसेंट। मार्को पोलो के भी एक अकाउंट में ये मेंशन्ड है, फीमेल आइलैंड। अगर मैट्रिलिनियल डिसेंट के बारे में बात करें तो ये उसी आइलैंड की बात कर रहे हैं जो उनके 13th सेंचुरी ट्रैवलॉग्स में लिखा हुआ है। ये मिनिकॉय आइलैंड के बारे में बात कर रहे हैं। 1498 में फिर पोर्तुगीज आए, यहाँ पे फोर्ट बनाया उन्होंने। वो क्वायर के लिए यहाँ पे आते थे, जो क्वायर शिप वगैरह में यूज होता था। लेकिन यहाँ के जो रेसिडेंट्स थे उन्होंने अपराइजिंग की और 1545 में पोर्तुगीज को वहां से भगा दिया। फिर सक्सेसिव फीमेल रूलर्स जो आए वो रूल करते रहे। बाद में अमिनदेवी का रूल चला गया टीपू सुल्तान के पास। और फिर जब हमें पता है कि बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम हुआ 1799 में, तो यहाँ का कंट्रोल चला गया ब्रिटिश के पास। ये भी कहा जाता है कि जो किंग थे केरल के, वो यहाँ के लोगों को जो चीज़ें प्रोवाइड करना चाहते थे, इनफ मनी नहीं थी, तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से हेल्प मांगी या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने हेल्प ऑफर की। लेकिन धीरे धीरे इंटरेस्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया कि कंट्रोल जो कुछ आइलैंड्स का था केरल के किंग के पास था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को सीड करना पड़ा। और इस बैटल के बाद पूरा ही कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला गया। इसकी सॉवरेनिटी इंडिया को ट्रांसफर की गई 1947 में। इसकी भी एक बहुत ही मज़ेदार कहानी है। कहा जाता है कि जैसे ही पार्टीशन अनाउंस हुआ तो पटेल ने कॉल करके हैदराबाद में एक पुलिस ऑफिसर्स को कहा कि आप जल्दी से बोट लेकर के जाइए और वहाँ पर जा कर के अपना झंडा फहरा दीजिए, क्योंकि ये मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका है, तो पाकिस्तान चाहेगा कि ये आइलैंड उसका हो। तो यहाँ से जल्दी जल्दी बोट गई और यहाँ पे जाके इन्होंने अपना तिरंगा फहरा दिया। जब तिरंगा इन्होंने फहराया तो देखा कि उधर से भी पाकिस्तानी बोट आ रही है, लेकिन जब उन्होंने तिरंगा देखा तो वो लोग लौट गए। तो अगर बोट यहाँ पे जल्दी नहीं पहुँचती, कुछ घंटे की लेट होती, तो ये आइलैंड हमारे पास नहीं होता, मे बी पाकिस्तान के पास होता। तो ये भी एक मज़ेदार कहानी है लक्षद्वीप को लेकर के। कोरल आइलैंड है, वाइट सैंडी बीचेस हैं, क्योंकि कोरल डेराइव्ड हैं, ये काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, इसीलिए इसको टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह डेवलप किया जा सकता है।
इसके पहले 2018 में नीति आयोग ने एक रिपोर्ट निकाली थी साल भर में कितने लोग विजिट करते हैं। तो लगभग 7,315 इंडियंस विजिट करते हैं, 437 फॉरेनर्स विजिट करते हैं। तो प्लान किया गया कि इसको टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह डेवलप किया जाएगा। तो कुछ आइलैंड्स चुने गए फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट्स। ये आइलैंड थे चेतलात, बित्रा, किल्टन, बांगाराम, कदमत, एंड्रोथ, एमिनी, अगाती, कावरती, कल्पेनी और मिनिकोय। इसमें से जो ब्लैक आपको दिख रहे हैं वो अनइनहेबिटेड है, यानी कि यहाँ लोग नहीं रहते, बंगाराम, थिनाकारा, चेरियन, सुहेली, काल्पेनी। और जो रेड आपको दिख रहे हैं यहाँ पे लोग रहते हैं। टूरिज्म मिनिस्ट्री, नीति आयोग और होम मिनिस्ट्री ने मिलकर के ये डिसाइड किया कि जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट है जो यहाँ इंटर करने के लिए लेना पड़ता है उसको थोड़ा ईज किया जाएगा ताकि टूरिज्म का प्रमोशन हो सके। लक्षद्वीप में एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पैकेज को डेवलप किया जाएगा और इसी के तहत इको फ्रेंडली रिजॉर्ट्स और स्कूबा डाइविंग सेंटर्स के लिए इनविटेशन दिया गया। कोई इकोलॉजिकल डैमेज नहीं हो इसके लिए एज पार्ट ऑफ द आइलैंड मैनेजमेंट प्लान एक सूटेबिलिटी रिपोर्ट फाइनलाइज की गई फॉर ईच आइलैंड एंड ऑल्सो स्पेसिफाइड कैरिंग कैपेसिटी इन एज केस के हर एक आइलैंड में कितने लोगों की कैरिंग कैपेसिटी है, कितने लोग वहाँ मैक्सिमम रह सकते हैं, वो डिसाइड किया गया और इसी बेसिस पे हर आइलैंड को डेवलप किया जाएगा। सबका यूनिक फीचर होगा फ्रॉम फिशिंग टू एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। क्या क्या डेवलप करना है? मॉडर्न जेटीज, एयर, रोड एंड वेब कनेक्टिविटी, गुड क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर, रेगुलर पावर सप्लाई, ट्यूना फिशिंग जो कि बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप्ड है लक्षद्वीप में और जिसकी बहुत ज़्यादा संभावना है, लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, इसको भी प्रमोट किया जाएगा। ये बात है 2018 की। अभी लक्षद्वीप में एक नए एडमिनिस्ट्रेटर आए हैं, प्रफुल्ल के पटेल। उनके आने के बाद कुछ नए रूल्स लाए गए हैं और कुछ नए ड्राफ्ट रेगुलेशंस पब्लिश किए गए हैं जिसकी वजह से प्रोटेस्ट शुरू हुए हैं। ये ड्राफ्ट रेगुलेशन या रूल्स क्या हैं? सबसे पहला है प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज। तो एक ड्राफ्ट रूल लाया गया है, इसको गुंडा एक्ट भी कहा जा रहा है। इसके तहत किसी भी पर्सन को 6 महीने से लेकर 1 साल तक अरेस्ट किया जाएगा अगर वो पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करते हैं और ऐसा अरेस्ट विदाउट लीगल रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा। तो ये एक तरह से गुंडा एक्ट है क्योंकि यहाँ पे कोई लीगल रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जाएगा। किसी भी इंसान को अरेस्ट कर लिया जा सकता है, कोई सोशल एक्टिविस्ट को अरेस्ट किया जा सकता है ये बोलकर कि ये पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब कर रहे हैं या फिर वायलेंस प्रोवोकेट कर रहे हैं। एक्सेसिव पावर देता है ये पुलिस को टू अरेस्ट समवन विदाउट लीगल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि लीगल रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी होता है। अगर किसी को अरेस्ट किया जाए आर्टिकल 21 के तहत तो उनको विद इन 24 आवर्स कोर्ट जज के पास प्रोड्यूस करना होता है। एडमिनिस्ट्रेशन ने ये रीज़न दिया है कि यूथ में वहाँ पे ड्रग्स का यूज़ बहुत बढ़ रहा था, इसीलिए उन्होंने ये रूल लाया है। लेकिन अगर हम लोग डेटा पे ध्यान दें तो लक्षद्वीप में सबसे कम क्राइम रेट है। तो ये आर्ग्यूमेंट या रीजनिंग एडमिनिस्ट्रेशन की यहाँ सही नहीं बैठती है और इसीलिए लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इस तरह के नियम या कानून जो है वो लोगों का मुंह बंद करने के लिए, उन पे जबरदस्ती नियम कानून थोपने के लिए लाए गए हैं। दूसरा ड्राफ्ट लॉ है ड्राफ्ट लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन। ड्राफ्ट है क्योंकि ये अभी अप्रूव नहीं हुआ है। ऑल्दो गवर्नमेंट कह रही है कि जब तक लोगों की से पूरी तरह से बातचीत नहीं हो जाती और सहमति नहीं होती ये लागू नहीं होगा। लेकिन लोगों का मानना है कि एक बार ये आ गया है तो लागू होगा क्योंकि पार्लियामेंट में सरकार की बहुमत है। क्या है ये ड्राफ्ट लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन? ये चेंज कर देता है लैंड ओनरशिप रूल्स ऑन द आइलैंड। किस तरह से लैंड का यूज होगा उसको भी मॉडिफाई करता है। गवर्नमेंट को ये पावर होगा कि किसी भी लैंड को वो चूज कर सकते हैं फॉर डेवलपमेंट, और अगर पब्लिक पर्पसेस के लिए किसी लैंड को चूज कर दिया गया तो फिर उसके ओनर्स कुछ नहीं कह सकते हैं। तो ये एक ड्रैकोनियन लॉ है, लोगों का अपने जमीन पर से अधिकार हट जाएगा। ऑल्दो लैंड एक्विजिशन एक्ट हमारे कंट्री में है, अदर पार्ट्स में भी, बट अंडर लैंड एक्विजिशन एक्ट हमारे पास सर्टेन प्रोटेक्शन है, हम लोग कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर कोई प्लान बनाया गया है डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए तो उसको कहीं भी क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, नॉट इवन इन द कोर्ट। डेवलपमेंट एक्टिविटीज क्या क्या होंगी, जैसे बिल्डिंग, इंजीनियरिंग, माइनिंग, क्वेरिंग, कटिंग हिल्स। तो ये प्रोविजन जो डाला है इन्होंने कैन नॉट बी क्वेश्चन बाय एनीवन, नॉट इवन बाय द कोर्ट्स। तो ये मोस्ट प्रोबेबली इस प्रोविजन को स्ट्राइक डाउन कर दिया जाएगा क्योंकि पहले भी जब भी किसी लॉ में इस तरह की चीज़ इंक्लूड होती है कि उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता तो उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया जाता है। लेकिन इसके रेस्ट ऑफ द प्रोविजंस जो है वो वहाँ के लोगों को पसंद नहीं आ रहे हैं। ऑब्वियसली अगर आपके लैंड राइट से आपको
बेदखल कर दिया जाएगा और आप क्वेश्चन नहीं कर सकेंगे तो आप ज़रूर प्रोटेस्ट करेंगे। दूसरा है ड्राफ्ट पंचायत रेगुलेशन 2021। इसके तहत 2 बच्चों की पॉलिसी रखी गई है, 2 चाइल्ड पॉलिसी। जो भी पंचायत का इलेक्शन लड़ेंगे उनको 2 बच्चे से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। जो ऑलरेडी ऑफिसर्स हैं और उनको 2 बच्चे से ज़्यादा हैं तो इसके बाद उनके बच्चे नहीं होने चाहिए। ऐसा पंचायत रेगुलेशन में क्यों रखा गया है 2 चाइल्ड पॉलिसी? एक रीज़न ये बताया जा रहा है कि पंचायत में अभी कांग्रेस डोमिनेट कर रही है, बीजेपी का यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है, इसीलिए इस तरह का रेगुलेशन लाया गया है। ये 2 चाइल्ड पॉलिसी इंडिया के दूसरे स्टेट्स में भी है पंचायत लेवल पे, इसके अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। फिर तीसरा सबसे बड़ा रूल है, डिसीजन है सर्विंग लिकर टू टूरिस्ट। अभी लक्षद्वीप के इनहैबिटेड आइलैंड्स में लिकर सर्व करना बैंड है, अल्कोहल सर्व नहीं किया जा सकता है। केवल अनइनहैबिटेड जैसे बंगारम आइलैंड में लिकर सर्व किया जाता है। रूल लाया गया है कि अब जो रिजॉर्ट्स इनहैबिटेड आइलैंड में है वहाँ पे भी लिकर सर्व किया जा सकता है। लोकल्स का कहना है कि इस तरह से यहाँ की कल्चर जो है वो और सोशल सेटिंग्स जो है वो डिस्टर्ब होगी अगर लिकर अलाउ कर दिया गया। लिकर अलाउ करने के साथ साथ बैन लगाया है काउ स्लॉटर एंड बीफ पे। प्रफुल्ल के पटेल ने नॉनवेज मील्स भी मिड डे मील में बंद कर दी है और अभी बैन लगा दिया है काउ स्लॉटर एंड बीफ पे। अकॉर्डिंग टू दिस रूल अब काउ स्लॉटर या उसको बेचने या ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ये प्रोहिबिट करता है सेल, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज ऑफ बीफ एंड बीफ प्रोडक्ट्स। पेनल्टीज क्या क्या होंगी? जेल टर्म अप टू 1 ईयर और फाइन होगा 10,000 का। इस पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं क्योंकि ये मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका है, लोग यहाँ पे बीफ कंज्यूम करते हैं, उनके ये जनरल डाइट में है। इस पे बहुत सारी डिबेट हो सकती है और लोगों के अलग अलग व्यू हो सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग मीट कंजम्पशन के बारे में देखें तो इंडिया 3rd मोस्ट मीट कंज्यूमर है और 25% ऑफ द वर्ल्ड मीट प्रोडक्शन इंडिया में होता है। हालांकि काउ स्लॉटर जो है वो आर्टिकल 48 के तहत बैन करने की बात की गई है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये कहा गया है कि स्टेट जो है वो ये कोशिश करेगी कि काउ स्लॉटर बंद किया जा सके। लेकिन जब ये कोर्ट में बात आई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात पर्टिकुलर स्टेट्स पे छोड़ दी थी और ये कहा था कि ब्लैंकेट बैन की वजह से लोगों के राइट्स इंक्रोच होते हैं, वो नहीं किया जा सकता। तो जो स्टेट्स हैं वो अपना अपना बैन लेके आई थी, जैसे कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान, यहाँ पे काउ स्लॉटर बैंड है। यह स्टेट लिस्ट के अंदर आता है ये प्रोविजन, इसीलिए स्टेट्स ने अपना अपना प्रोविजन बना के रखा है। तो क्या ये जो बैन किया गया है लक्षद्वीप में वो इलीगल है? तो इलीगल नहीं कह सकते, लेकिन अननेसेसरी कह सकते हैं। अगेन अलग अलग लोगों की अलग अलग यहाँ पे व्यू हो सकती हैं। जो लोग कंज्यूम नहीं करते हैं, जिनका रिलीजन ये अलाउ नहीं करता है, उनके लिए ये अच्छा है। लेकिन जो लोग कंज्यूम करते हैं, जिनके डाइट में ये इंक्लूडेड है, उन पे क्या ये बैन लगाना चाहिए? क्या उनके राइट्स का यहाँ पे इंक्रोचमेंट नहीं हो रहा है? यहाँ के लोगों ने कोरोना के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर पे भी क्वेश्चन उठाया है। उनके अकॉर्डिंग जब प्रफुल्ल के पटेल नहीं आए थे और उन्होंने नया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं लागू किया था, तब तक लक्षद्वीप में बहुत कम केसेस थे, 0 केसेस थे। लेकिन जो अब नया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आया उसकी वजह से यहाँ पे कोरोना के केसेस एक्सप्लोड कर गए हैं। इसकी वजह से भी प्रोटेस्ट हो रहा है। केरला लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक रिजोल्यूशन भी पास किया है और डिमांड किया है कि लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल खोड़ा पटेल को वापस बुलाया जाए और डिमांड किया है कि इमीडिएट स्टेप्स लिए जाएं ताकि यहाँ की कल्चर और लाइवलीहुड को प्रोटेक्ट किया जा सके। अब 2 चीज़ें हैं, एक तो डेवलपमेंट से किसको फ़ायदा होगा, डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है। तो अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट का अलग अलग मीनिंग हो सकता है। वेदर वहाँ के लोग ऐसा डेवलपमेंट चाहते हैं कि वो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह डेवलप हो, या फिर वो अपना कल्चर, अपना सोशियो रिलीजियस सेटिंग्स वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और उसको प्रोटेक्ट करते हुए वहाँ पे अपने लाइवलीहुड को डेवलप करना चाहते हैं। इस पे भी डिफरेंट व्यू होने की वजह से आगे काफ़ी डिबेट होने की संभावना है। दूसरी बात है कि क्या डेवलपमेंट के लिए ऐसे नियम लाने की आवश्यकता है जैसे कि बैनिंग ऑफ काउ स्लॉटर। अगर आप लिकर अलाउ कर रहे हैं तो वाई बैन ऑन बीफ? और क्वेश्चन ये भी उठता है कि अगर आप काउस को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं देन वाई नॉट बैन इट इन गोवा ऑल्सो? गोवा में भी बीजेपी की सरकार है, महाराष्ट्र में बैंड है, बट गोवा में बीफ अलाउड है।
क्योंकि ये माना जा रहा है कि गोवा में क्रिश्चियन मेजॉरिटी ज़्यादा है, क्रिश्चियन पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वहाँ पे अलाउ किया गया है। सिमिलरली अगर इसको टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह डेवलप करना है तो फिर बीफ को बैन क्यों करना है? क्योंकि जो विदेशी लोग हैं वो लोग प्रेफर करते हैं इसको खाना। तो दीज आर द क्वेश्चंस। आपके क्या व्यूज़ हैं? क्या इस तरह के रूल्स रेगुलेशंस की वहाँ पे ज़रूरत है डेवलपमेंट के लिए? अपने कमेंट और अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए वेरी नाइस डे।